हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स मशीन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मशीन होता क्या है। थ्री इडियट मूवी तो मैं उम्मीद करता हूं सभी ने देखी होगी और वहां पर एक बहुत फेमस डायलॉग था मशीन के ऊपर, कोई भी चीज जो हमारा काम करना आसान करती है उसे मशीन कहते हैं। और उन्होंने जो डायलॉग दिया था कि अप एंड डाउन। यस, बिल्कुल सही था वो कि मशीन वो हर चीज है जो आप एक इंसान के काम को आसान करे, एक सिंपल मशीन से लेकर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन तक। जैसे अगर मैं एशियन टाइम्स की बात करूं तो ये बड़े बड़े पत्थर्स को मूव कराते थे। दे यूज प्लैंक ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी के फट्टे को वो यूज करते थे और उससे बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते थे या बड़े बड़े स्टोन्स होते थे उसको मूव कराते थे। तो दैट इज ऑल्सो मशीन। इवन अगर आप एक चम्मच की मदद से एक टाइट जो बोतल का कैप होता है उसे ओपन करते हैं, खासतौर पर जैम का कैप, तो वो कॉन्सेप्ट भी मशीन का है। एक व्हील बैरो जो कूड़ा उठाने वाले लोग यूज करते हैं या कूलीज कई बार हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, वो भी एक मशीन है। वो हर चीज जो आपके काम को क्या करे, इजी कर दे, हम उसे किस कैटेगरी में डालते हैं, उसको आप मशीन की कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर है? मतलब बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इस डेफिनेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड से, बट पहले पता तो हो बच्चों को कि एटलीस्ट मशीन होता क्या है ना। आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई मशीन है क्या, तो पहले फील करो कि मशीन वो हर चीज है। अपने कमरे के आसपास देखो, अगर फैन दिख रहा है वो एक मशीन है, वो बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। इवन एक सिंपल, अगर मैं बोलूं पेंसिल से तुम पकड़ के लिखते हो वो मशीन है। इवन तुम्हारी मम्मी जब छुरी से कुछ काटती है वो मशीन है। तो डेली यूज में होने वाली चीजें, सीजर यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो मशीन। ठीक है, अगर आप लेमन स्क्यूजर यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो मशीन। नट क्रैकर यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो मशीन। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो आपके घर के आसपास दिख रही हैं, दैट ऑल आर मशीन्स। और ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बट आपके सिलेबस में जो अभी फिलहाल के लिए दैट इज सिंपल मशीन। ठीक है, मशीन से हमें फायदे क्या मिलते हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स में भी चले जाओ। बेसिकली 4 फायदे आप लोगों को मशीन्स के मिलते हैं। पहला फायदा है फोर्स मल्टीप्लायर का। पहला फायदा क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। तो आप ये लोग लिख सकते हैं कि मशीन का फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन है मशीन का कि मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो नाम क्या बोल रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई चीजों को बढ़ाता है, घटाता है। अगर आप 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 हो जाएगा, उसका तिगुना करेंगे तो वो कुछ टाइम हो जाएगा, 12 टाइम, मतलब 12 हो जाएगा, है ना। तो यानी आप, और किसको मल्टीप्लाई करने की बात करें? फोर्स को मल्टीप्लाई करने की बात करें तो फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स को क्या करता है? वो आपके मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब अगर आप किसी चीज में 4 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है उस 5 न्यूटन को वो 10 न्यूटन बना दे, हो सकता है उस 5 न्यूटन को वो 15 न्यूटन बना दे, हो सकता है उस 5 न्यूटन को 500 न्यूटन बना दे। इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। अब इसका बेसिक एग्जांपल जैक। आप इतनी बड़ी गाड़ी उठा लेते हो, उतने छोटे से जैक से घुमा घुमा के, तो क्या आप शक्तिमान हो गए? क्या आप हल्क हो गए? नहीं, वो एक मशीन है, उसने आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। आप ब्रेक से इतनी बड़ी गाड़ी को रोक लेते हो, ओ माय गॉड, आपके पैरों में इतनी ताकत है। अगर यही ताकत है तो गाड़ी की जरा बाहर आके एक बाइक को ऐसे रोक के दिखाओ, तब तो नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर एक्चुअली गाड़ी के अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है, वो भी एक मशीन है जो ब्रेक सिस्टम में यूज होता है। क्लास 9 में हम लोगों को पढ़ा होगा पास्कल लॉ को। तो वो भी आपके फोर्स को क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। यानी वो हर चीज जो आपके फोर्स को क्या करती है? मल्टीप्लाई। उसे क्या कहते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई। क्या करती है? फोर्स मल्टीप्लाई करके देती है। ऐसे ही एक और एडवांटेज होता है स्पीड गेनर। अब नाम से देख के तो ये ऐसा लगता है ये हमें गेन स्पीड देता है, और ऐसा होता भी है, बट इसको समझने के लिए भी आप फिलहाल ऐसा समझिए कि सेम टाइम में जितना हम वेलोसिटी में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एफर्ट की जगह, बट डिस्प्लेसमेंट यानी लोड की जगह पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाता है। अभी शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा वेट रखते हैं, जब हम समझे, जब करेंगे, जब इसको बेटर समझेंगे। मतलब अभी मैं मान के चलो कि स्पीड गेनर का मतलब हो जाता है कि आपके जो
लोड के साइड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा और एफर्ट के टाइम का कम। यानी अभी इस मोटा मोटा जब इसके फॉर्मूले पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो एक और एडवांटेज है स्पीड गेनर। फोर्स मल्टीप्लाई तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी, एक न्यूमेरिकल करेंगे समझेंगे। अभी टर्म बता रहा हूं कि एक होता है फोर्स मल्टीप्लायर, तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। एक होता है स्पीड गेनर, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉज रखो, अभी नोट्स में लिख लो। तीसरा होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पुली। पुली में अगर हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल समझाने के लिए बता दूं, अगर ये लोड है, इट कैन बी बाल्टी, इट कैन बी एनीथिंग, इंसान ही बैठा है, तो आप इसको यहां से खींच रहे हैं, ठीक है, टेंशन वेंशन क्या लगती है वो बस। तो अगर फिलहाल समझो ये पिक्चर ऐसी होती और आप इस लोड को खींच रहे होते और यहां पे आप खड़े होते, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने वेट को भी बैलेंस करोगे। कोई चीज अगर आपने खींची है तो यू हैव टू बैलेंस योर वेट, एट द सेम टाइम आपको उसको उठाना भी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जस्ट उसको बैलेंसिंग वे में करने के लिए वी यूज अ सिस्टम विच इज नोन एज पुली, और उससे हमारा डायरेक्शन जो नीचे से ऊपर आना था एफर्ट, वो ऊपर से नीचे हो जाता है। यहां से आप रस्सी ऐसे खींच रहे हो, तब आप नीचे से ऊपर ला रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो दैट गिव यू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन टू अप्लाई एफर्ट, ठीक है, इसकी बात करेंगे, यानी आपको वो कन्वीनियंट देता है। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। यानी आप ताकत तो कहीं और लगा रहे हो, बट वो अप्लाई मशीन में कहीं और हो रही है। जैसे अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो साइकिल में एक टायर ये होता है, एक टायर ये होता है, और आप तो यहां कहीं पैडल चलाते हो। कोई बंदा ऐसा देखा कि पीछे के टायर में ऐसे लेट के पैडल चला रहा? नहीं चलाता, वो आगे चलाता। बट यहां पे एक टूथेड व्हील होता है जो इसको घुमाता है ना। आप कहां लगा रहे हो एफर्ट? यहां ट्रांसफर हो रहा पीछे, किसके थ्रू? वो चेन के थ्रू। तो वो भी तो मशीन हुई, और वो आपका क्या कर रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप यहां लगा रहे हो, बट एप्लीकेशन है उसका यूजेज कहां हो रहा है? पीछे। तो चार फंक्शंस क्या है मशीन के? पहला फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड गेनर, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड गिव द कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ चेंज द कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड और एफर्ट। सो देयर आर फोर फंक्शंस। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जरा डेफिनेशन एक लिख लो कि मशीन क्या होता है, जो बोर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। इसको लिखो, फिर क्योंकि मैं इसको पार्ट में तोड़ तोड़ के समझाऊंगा क्या बोलना मांग रहा है। सो लिखना स्टार्ट करो। अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स। अब ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को अंडरलाइन करके वहां लिखना लोड। वी आर टॉकिंग अबाउट लोड। मशीन किस पे काम करती है? लोड पे काम करती है। इस टॉपिक को जब आएंगे अब ये बताता हूं। एट some point by applying a small force, इसको लिखो एफर्ट, ठीक है, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, or by which we can obtain gain in speed। लिख लिया? by which we can obtain gain in speed। चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को धीरे से लिख लो। डिस्क्रिप्शन वैसे वहां पे भी आ रही होगी, तो वहां से भी देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। तो डेफिनेशन में वो बोल रहा है कि एक बॉडी, एक रेजिस्टिव फोर्स, एक लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, उस पर हम मशीन काम कर रही है विद अ स्मॉल एफर्ट, विद अ स्मॉल फोर्स। तो ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई तो कर रहा है। भाई अगर कोई चीज 100 किलो की, उसको उठाना है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है 100 किलो की चीज को उठाने के लिए, अगर 100 किलो का बक्सा है तो 100 kg या 100 न्यूटन मानो अभी वेट को, तो वी नीड एटलीस्ट 100 न्यूटन टू लिफ्ट। तो मैं तो 10 न्यूटन लगा रहा हूं, 100 कैसे बन रही है? अभी इस पे बात करेंगे कैसे बन रही है, बट अभी फिलहाल समझो मैंने 100 न्यूटन की फोर्स को उठा रहा हूं, और कितनी फोर्स से उठा रहा हूं? 100 न्यूटन से उठा रहा हूं, बट मैं लगा कितना रहा हूं? 10। तो भैया 10 100 कैसे बन रहा है? या चलो मान के चलो मैं 5 ही लगा रहा हूं, 5 न्यूटन 100 कैसे बन रहा है भाई? 20 टाइम्स। यस, दैट्स द एडवांटेज ऑफ मशीन। और ऐसी टाइप ऑफ मशीन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर।
ये यहां डेफिनेशन में ये वाला पार्ट समझ में आया नहीं आया। फिर आगे लिखा था एट कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन में चौथा पॉइंट बताया था कि आपका जैसे साइकिल वाला एग्जांपल, वो कन्वीनियंट पॉइंट पे जाए। आपकी कन्वीनियंस भाई, अगर वाकई में मुझे पीछे वाला रेयर व्हील घुमाना है तो मुझे पैडल पीछे लगाने चाहिए थे, बट मैंने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पैडल आगे लगाया। वहां से मैंने एक चेन दे दी जो पीछे रेयर व्हील को मूव करा रहा है। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस को देखा और मेरे हिसाब से मशीन बनी है। मशीन के हिसाब से मेरा एफर्ट नहीं जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, इन अ डिजायर डायरेक्शन। सो मशीन एक और चीज आपको देती है कि आप अपनी डायरेक्शन के हिसाब से मशीन से काम ले सकते हैं। आप अपनी डायरेक्शन के हिसाब से मशीन से काम ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेन इन स्पीड। इट गिव्स यू गेन इन स्पीड। या स्पीड गेन है जिसे मैं बोलूं। सो मोटा मोटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ जल्दी से, ठीक है। सो मशीन की डेफिनेशन क्या था? अ मशीन इज अ डिवाइस by which we can either overcome a large resistive force at a some point by applying a small force, comma, यानी ये भी at a convenient point, comma, and in a desired direction, और या तो ये सब होगा या फिर आप उसकी गेन स्पीड ले सकते हो। क्लियर है? फटाफट कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स की मैं बात कर लूं, लोड एंड एफर्ट। तो सबसे पहले इन दोनों की समानता की बात कर लेते हैं। बोथ आर फोर्सेस। लोड इज अ फोर्स, एफर्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। अब जैसे मैं आपको बोलूं व्हाट इज एसपी, व्हाट इज सीपी, क्या हो गया है? फिजिक्स से मैथ में घुस गए। अरे जनरल नॉलेज, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसमें जो बंदा बेचता है, जिस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस तो खरीदता है। अब मुझे एक बात बताओ, दुकानदार ने आपको कुछ सामान बेचा, ठीक है, मान लेते 5 रुपए का पार्ले जी। तो 5 रुपए का पार्ले जी जब उसने बेचा तो आपके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है, बट दुकानदार के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है। तो मैं पूछूं 5 रुपए क्या है, क्या वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है? अब आप पूछोगे किसके प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों क्या है? फोर्सेस या फोर्स। ये दोनों क्या है? फोर्स। अब जो फोर्स मशीन पे लगाए गए उसको बोलते हैं एफर्ट। मशीन जिस पे फोर्स लगाए उसको बोलते हैं लोड। क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया? मशीन जिस पे फोर्स लगाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं लोड। और मशीन पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट। ठीक है। सो लोड की डेफिनेशन लिख दो, द रेसिस्टिव और अपोजिट फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। दोबारा से, वैसे नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ, वहां से भी देख सकते हो, द रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स क्योंकि मशीन, भाई हम इस पे काम कर रहे हैं तो ये रुकावट है ना। जैसे मैंने बोला 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन मेरे लिए रुकावट है। वो क्या कह रहा है, भैया वो 100 न्यूटन दो जब मैं उठूंगा, तो एक रुकावट है। जैसे स्ट्राइक पे लोग बैठ जाते हैं, वर्कर्स बैठ जाते हैं, तो मालिक को आना पड़ता है, मानना पड़ता है, वो ठीक है आपकी बात मान ली जाती है, फिर वो हटते हैं। वैसे भाई मैं बैठ गया, कह रहा मुझे 100 न्यूटन दो जब मैं उठूंगा, तो इट्स अ रेजिस्टिव या अपोजिंग फोर्स। किसके लिए? मशीन के लिए। ठीक है। टू बी ओवरकम बाय मशीन इज कॉल्ड लोड। प्लीज टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखना, कीवर्ड्स को मेंशन करना। नाउ व्हाट इज एफर्ट? सो द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। क्योंकि आप लोड पढ़ चुके हो तो आप वर्ड को इंट्रोड्यूस कर सकते। टू ओवरकम अ लोड इज कॉल्ड एफर्ट। बोथ आर द फोर्सेस, सो बोथ हैव एसआई यूनिट इज न्यूटन। एसआई यूनिट इज न्यूटन। अब इसके बाद एक और टर्म आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, एमए। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल मेरे ख्याल से मशीन टर्म के लिए यूज होता है। जब तो बोलते हैं ओह बाइक के मैकेनिक हैं, कार के मैकेनिक हैं, मशीन के मैकेनिक हैं। कभी सुना फार्मर के मैकेनिक हैं, वो क्रॉप के मैकेनिक आ गए। तो मैकेनिक टर्म कहां से यूज आया? मैकेनिक कहां से आया? मैकेनिकल से। सो ये क्या बोला? मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मशीन का एडवांटेज। तो मशीन के क्या एडवांटेज बताए? वो 4 एडवांटेजेस, बट बटे कैसे हैं भाई? अब उसकी बात कर लेते हैं। तो किसके एडवांटेज की बात हो रही है? मशीन। तो हम किसके प्रोस्पेक्टिव में चीजों को देख रहे हैं? मशीन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्या फॉर्मूला होता है?
लोड अपॉन एफर्ट। सर ये फॉर्मूला क्यों होता है, एफर्ट अपॉन लोड क्यों नहीं होता है? क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा है, पढ़ लो। नहीं नहीं, रीजन है भाई। फिजिक्स विदाउट रीजन अनसेंसफुल साउंड करता है, तो रीजन है। ठीक है, आपकी परसेंटेज आती है, हम आपको पेपर देते हैं कितने मार्क्स का, 100% का। आप उसमें से जो अटेम्प्ट करते हो वो आपकी परसेंटेज बताता है। तो हम किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं, मशीन के एडवांटेज की बात करें तो हमने मशीन को क्या दिया, एफर्ट दिया। मशीन ने जो लोड पे लगाया वो ऐसा आउटपुट ही तो लगा रहा है भाई। 100 न्यूटन की चीज को उठाना था, 100 न्यूटन बना दिया मशीन ने। तो मशीन जो लोड को उठाने के लिए लगा रहा है वही तो एक्चुअली लोड। देखो हमारे एफर्ट को मशीन मल्टीप्लाई कर देगी, जो भी करे हमें मतलब नहीं, बट वो फोर्स अब कहां लग रही है, लोड पे। तो लोड और वो दोनों बराबर ही एक तरीके से। तो हमने डाला कुछ, मशीन ने निकाला कुछ। ठीक है, सो एफर्ट डाला गया, इनपुट एक तरीके से, और लोड पे जो लग रहा है दैट इज आउटपुट। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारी परसेंटेज भी ऐसे नहीं निकलती, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100? तो ये भी तो मशीन का एक तरीके से परसेंटेज, मशीन का एडवांटेज निकाल रहे हैं, मशीन का फायदा तो निकाल रहे। तो ये नहीं होगा लोड, क्योंकि ये आउटपुट पे लग रहा है। भैया अगर मैं सिंपल भाषा बताऊं, ये मशीन है ना, तो हमको क्या बताया गया, जो एफर्ट लगता है, जो फोर्स लगती है मशीन पे, उसको बोलते हैं एफर्ट, यही बताया। और जो मशीन लगाती है फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, जिस पे लगाते हैं उसे कहते हैं लोड, यही तो बताया गया है अभी। तो अब मुझे सिंपल सी भाषा में बताओ, फोर्स जो लग रहा है वो इनपुट नहीं हुआ, और जो लगा रहा है, जिसपे लगा रहा है, वो आउटपुट नहीं हुआ। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। ये नहीं कि बुक में था तो पढ़ लो। ठीक है, रीजन भाई, रीजन फिजिक्स। ठीक है, हाँ इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो डिफाइन इस तरीके की करी गई है जो है ऐसी, अदरवाइज फिजिक्स में ऑलरेडी सारी चीजें बहुत कोरिलेटेड है। 12th क्लास में आओगे तो मजा ही आ जाएगा कि क्यों कोई एलिमेंट में मैग्नेटिक डायपोल आ पाता है, मैग्नेट बन पाता है, ओहो मजा आता है उस चैप्टर। चलो बात की बात, यहां तो मजा आया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। अब इसमें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बिकॉज इट्स अ रेशियो, तो मैं मान लेता हूं एम ए की वैल्यू ग्रेटर देन, एम ए की वैल्यू इक्वल टू 1 और एम ए की वैल्यू लेस देन 1। तीन केसेस होंगे भाई। इफ इट्स अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के तीन पार्ट होते हैं, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। मैंने तीनों में बांट दिया। भैया ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन है, तो ये तो तभी हुआ होगा जब न्यूमरेटर बढ़ा है डिनोमिनेटर से। भाई कोई फ्रैक्शन है 5.4, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 10/2 5 आया, यानी न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है लोड, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एफर्ट। ठीक है, अभी आएंगे इस पे। एम ए इक्वल टू 1, यानी लोड और एफर्ट क्या है, बराबर है। और इसमें क्या हो रहा है, लोड छोटा है और एफर्ट बहुत है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, लोड बहुत है और आप तुलना से एफर्ट लगा रहे हो, पर तब भी मशीन काम कर रही है। यानी ये वाला एग्जांपल, 100 न्यूटन की चीज को उठाना था और आपसे मशीन ने मांगा सिर्फ 5 न्यूटन लगा दे भाई। यानी आपको गाड़ी उठानी थी 1000 न्यूटन की, 100 किलो की या 150 किलो की गाड़ी उठानी है, यानी 2000 किलो की मान लो, मोटा मोटा 2000 न्यूटन की, सॉरी, फोर्स लग रही है नीचे, और आप मजे में, या मान लो ये 2000 न्यूटन है, और आप मजे में ये, तो इसके लिए 2000 न्यूटन चाहिए, बट आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो कितना लगा रहे हो, गाने गाते गाते 10 न्यूटन का या 20 न्यूटन का, जो भी मान लो। आप हेमा से गाना बजाते गाते जय घुमा रहे हो और गाड़ी उठ रही है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सो आपने तुच्चा सा एफर्ट लगाया, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, और उससे एक बड़े लोड को मूव करा दिया, तो भैया ये फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपके फोर्स को मल्टीप्लाई तो करा, जब तो वो इस लोड के साथ कंपीट कर पाया। अगर मशीन नहीं होती तो इतने एफर्ट से ये लोड नहीं हो पाता। तो मशीन को एक तरीके से समझो काइंड ऑफ अ लॉटरी सिस्टम। 200 करोड़ का घर खरीदना था, आपने 10 करोड़ से खरीद दिया। 2000 करोड़ का घर 10 करोड़ से पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। बीच में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट में लगा दो तो
मशीन वही कर रही है, मशीन आपके एफर्ट को ले रही है, उसे मल्टीप्लाई कर रही है और जो आपको लोड चाहिए उसके लिए वो उसे भेज देती है। तो ये फोर्स मल्टीप्लाई तो कर रही है। तो ऐसे नहीं याद करना कि मैकेनिकल मोमेंट ग्रेटर देन 1 होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना, रीजन के साथ याद रखो। अब समझ में फोर्स मल्टीप्लाई क्यों है, फोर्स मल्टीप्लायर अब क्यों है। देखो मैं बुक जैसा थोड़ा सा अलग हटके पढ़ा रहा हूं। बुक में कहते हैं MA ग्रेटर देन 1 इट इज फोर्स मल्टीप्लायर। अरे क्यों है फील तो कर लो, क्योंकि MA ग्रेटर देन 1 का मतलब है फ्रैक्शन देखो ना, लोड शुड बी ग्रेटर देन एफर्ट, और आप कम एफर्ट से ज्यादा लोड को उठा रहे हो तो भैया आपकी फोर्स मल्टीप्लाई तो हो रही होगी, तभी तो आप कर पा रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। अब देखो इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे हम कंसीडरेशन में करते हैं चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि आपको जितना लोड चाहिए था आपने उतना ही एफर्ट लगाया, मतलब हाँ उतना ही एफर्ट लगाया, तो कोई फायदा तो नहीं दे रही मशीन, दे रही है। उस पॉइंट पे फायदा देती है चेंज इन डायरेक्शन में। जैसे अभी पुली वाला एग्जांपल लिया, तो पुली वाले में अगर 100 न्यूटन का उठाना तो 100 न्यूटन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट वो आपके कन्वीनियंट डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है। आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसे कन्वीनियंट डायरेक्शन के हिसाब से कर लिया, तो दैट्स कॉल्ड चेंज इन डायरेक्शन। तो लोड और एफर्ट क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि एफर्ट अगर कम होता है लोड ज्यादा होता है, आप कहते हो अरे सर ये तो ना फोर्स मल्टीप्लायर है, ये तो इक्वल है। और इस वाले केस में क्या भाई, एफर्ट ज्यादा लोड कम, यानी 10 न्यूटन की चीज करनी थी आपको 500 न्यूटन की चीज करनी, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आपके फोर्स को मिनिमाइज कर रहा है। बुक में नहीं है भाई, पढ़ लेना, बुक में कोई सी बुक में है ही नहीं, ये फोर्स को कर रहा है मिनिमाइज है। बट इसको आपके बुक्स में बोला गया स्पीड गेनर। थोड़ा वेट पेशेंस रखना, बाद में भी समझाऊंगा क्यों बोलते हैं सिर्फ। अरे गेन इन स्पीड, स्पीड गेनर, ठीक है, बट मैं इस टर्म को बोलता हूं फोर्स मिनिमाइज है भैया। ऐसे समझो ना, 100 न्यूटन की चीज थी, मतलब 10 न्यूटन था लोड, आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ा 100 न्यूटन। एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन लोड ना, तो थोड़ा सा भी ज्यादा मान लो तो एफर्ट तो आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है। आइडल केस ले रहे हैं, नो फ्रिक्शन नो वेट ऑफ मशीन, ठीक है, आइडल केस है भाई। ये मत बोलना फ्रिक्शन है सर इसलिए ऐसा हो रहा है, ना ना ना, आइडल केसेस है। तो लोड इज ग्रेटर एंड सॉरी एफर्ट इज ग्रेटर, लोड इज लेस, यानी 10 न्यूटन की चीज के लिए कम से कम 20 15 कुछ भी ज्यादा चाहिए। तो ये हमने ये पढ़ा भी 100 किलो की चीज को उठाने के लिए 100 किलो की, 200 की 100 चाहिए, 100 के लिए 100 चाहिए, 2000 के लिए 2000 चाहिए। बट यहां पे अगर मैं कहूं ये 10 है ये 15 है, तो ये इसको पहुंचने के लिए इसको 10 को 15 को 10 ही तो बनाना होगा उठाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा बना देगा तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा, वो उसकी बात नहीं करनी। तो ये गेन इन स्पीड है, यानी आपके फोर्स को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद एक और टर्म होती है जिसे बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR, वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। अब थोड़ा सा आप, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो रहेगी, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ऑफ अ मशीन, ठीक। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इज द एफर्ट ऑफ velocity of effort upon velocity of load। अब कहोगे सर ये डेफिनेशन बताओ ये क्यों ले रहे हो, अभी तो आपने इसको इतना बड़ा एक्सप्लेन करा, हैव पेशेंस, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, बट कल की क्लास में। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा मेरी बात मान लो, याद कर लो इस टर्म को, यार एक ही लाइन तो याद करा रहा हूं, बाकी सब तो फील करा रहा हूं, इसको अभी फिलहाल के लिए याद करो। क्या बोला, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको फील तो होता होगा, क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम उड़ गया, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो आई कैन ऑल्सो डिफाइन, या वी कैन ऑल्सो डिफाइन वेलोसिटी ऑफ रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। याद रखना ये दोनों रेशियो है, तो डज नॉट हैव एनी यूनिट, बोथ आर द रेशियो, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। इस भाई साहब में भी यही कैटेगरी है, वी आर ग्रेटर देन 1, वी आर इक्वल टू 1, वी आर लेस देन 1। वो ही फिर से गाना है, वी आर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ लोड से, एफर्ट छोटा बना है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। इसकी बात बहुत बाद में करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर
इसको बोलेंगे ये दोनों इक्वल हैं, और या ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ये भी है ना, ये छोटा है और लोड भाई साहब बड़े हैं, और डिस्प्लेसमेंट एफर्ट बड़ा है, छोटा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बताओ, पहले ये बात क्लियर है, वी आर ग्रेटर देन वन एंड न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इक्वल तो दोनों इक्वल है जब भी बनाएगा, और लेस देन वन यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, वही सब लिखा है। इस वाले केस में फोर्स मल्टीप्लाई, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ओ माय गॉड, सीआईडी, चेंज इन डायरेक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, और गेन इन स्पीड या स्पीड गेन है, जो भी आप लिखो। क्लियर है सर? यही तो बात यहां थी। अभी आऊंगा, यही सेम चीज पे आऊंगा, अभी फिलहाल के लिए याद फील कर लो, याद कर लो, ठीक है, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो कि ये गेन स्पीड है, तो देखो आपने एफर्ट में बहुत थोड़ा सा, यही चीज मैं स्पीड गेन में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपने एफर्ट में बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करा, बट लोड में बहुत डिस्प्लेसमेंट मूव है। एग्जांपल सीजर, ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये एफर्ट आर्म है। मान लो आपने कैची को इतना मूव करा, तो देखो अगर कैची बड़ी है तो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट मूव कर पा रही है, या इसको ऐसे समझो, ये पुली है, ये फलक्रम है, ठीक है, और आपने बस यहां से इसको यहां लाया, तो ये फट्टा ऐसा हो जाएगा, प्लैंक ऐसा हो जाएगा तेरा, ये फलक्रम था, ठीक है। तो आपने ये मूव करा, ये है एफर्ट की पोजीशन, यहां से यहां तक आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो गया। अब लोड का जरा डिस्प्लेसमेंट देखना, ज्यादा है, तो इस ऐसे चीज को हम बोलते हैं गेन स्पीड। अब यही सेम चीज मैं सीधा बताना चाहता, सीधा का मैंने सिर्फ एक पेज बनाया, समझो, अगर ऐसा समझो तो ये कितना बड़ा मुंह है और दूसरी तरफ का छोटा सा, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, बट वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे ये थोड़ा सा है, ये मैक्सिमम है, तो इसे बोलते हैं गेन स्पीड। या गेन स्पीड का सिंपल मतलब समझो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बहुत थोड़ा सा है, बट उससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बहुत ज्यादा सा है। तो अभी फिलहाल हम इस टर्म तक ऐड करेंगे, प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखना, मैं समझाऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टर्म से पहले कुछ, मुझे पता है वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी रह गया है, वी विल कंटिन्यू टुमारो, बट उससे पहले ये चीज थोड़ी सी नोट कर लेना, और प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट रखना, इस फॉर्मूले को बताऊंगा क्यों लिखा मैंने ये फॉर्मूला, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, कल की क्लास मिस मत करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा, एंड यस इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड।